खुद की खासियत क्या होती है, कई बार विद्यार्थी नहीं समझ पाते कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कैसे समझें, नहीं समझ पाते। मैं उन्हें कहता हूं यार दिस इज अ आर्ट ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने की कला है। अब पढ़ने की कला क्यों है, एक बात बताइए आप, यूपीएससी जितना बड़ा ये बोर्ड पैनल दिख रहा है ना, इससे बड़े बड़े भी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, और हमारे पास उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने और उसमें दिए हुए प्रश्नों को करने के लिए पर क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट होता है। अगर किसी कॉम्प्रिहेंशन में 3 प्रश्न हैं तो लगभग समझ लो हमारे पास 7.5 मिनट होते हैं, 2 प्रश्न हैं तो 5 मिनट होते हैं, और एक ही कॉम्प्रिहेंशन है, एक प्रश्न है तो 2.5 से 3 मिनट होते हैं। कल्पना करिए कि 2.5 से 3 मिनट में या 5 मिनट में ही एक बड़े से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना और उसके इंटरनल यानी उसकी आत्मा को, सोल को निकाल लेना, क्या कहा जाएगा, बोध कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि यदि किसी कैंडिडेट में यह एबिलिटी हो वो उसमें एंटर करके उसके आत्मा को यानी उसका जो सोल है उसको पा सके, तो दिस इज ए गुड एबिलिटी फॉर द स्टडी। कारण क्या है, 2.5 मिनट से 5 मिनट में पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, उसके अंदर की बात को, निहित बातों को समझ लेना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और ये कौन कर पाएगा, ये वो लोग कर पाएंगे जो घर पे स्टडी करते वक्त, जब वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, या अगर कुछ नहीं कर सकते, मान लो इसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर, जरूरी नहीं द हिंदू हो, वो दैनिक भास्कर भी हो सकता है, दैनिक जागरण भी हो सकता है, नया सवेरा, पुराना सवेरा, नई दुनिया, पुरानी दुनिया, है ना। और अगर एक आध बाबा टाइप का भी अखबार है तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें आर्टिकल होना चाहिए। और अगर उस आर्टिकल को पढ़ते वक्त, खूब ध्यान से सुनना मेरी बात, आर्टिकल को पढ़ते वक्त आपका दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाता है और एक झटके में आप पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि वास्तव में इस आर्टिकल में क्या लिखा था, तो ये किसे कहते हैं, मतलब बोध ज्ञान यानी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। तो ये तो हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जिस कॉम्प्रिहेंशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वास्तव में है क्या। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं 10th में, 12th में, 9th में, 8th में एक आता था अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जो अपठित हो, जिसे पढ़ा न गया हो, तो कहीं से वो सिलेक्ट करके लगभग बुक से ही देते थे, नाम उसका अपठित गद्यांश होता था पर देते बुक से ही थे। वो हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में, हम सब ने पढ़ा है, पर दुर्भाग्य की बात वहां पर 2-3 प्रश्न पूछते थे। एक तो पूछते थे उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, टाइटल, तो गुरुजी ने पढ़ाया था कि ऊपर की लाइन में या नीचे की लाइन में शीर्षक मिल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा होता था कि जो बोल्ड लेटर्स हैं उसकी व्याख्या कीजिए, तो बोल्ड लेटर्स को लोग पढ़ते थे और अपनी दुनिया से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव के आधार पर उसी बोल्ड लेटर की व्याख्या कर देते थे। कई बार व्याख्या करते करते कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो उसको 2-3 बार लिख देते थे, व्याख्या हो गई। तीसरा पूछता था सारांश क्या है, सारांश, तो सारांश को गुरुजी ने बताया था इसको छोटा में कर देना है, तो कोई पढ़ के सारांश नहीं बनाता था, जैसे ऊपर की एक लाइन लिखे फिर 2 लाइन गायब करके फिर एक लाइन लिखते थे फिर 2 लाइन गायब करके, ऐसे करके मामला। कोई बात नहीं हर्ष बेटा, जो लोग बाबागिरी में विश्वास करते हैं उनको करने दो, मजे ले रहे हैं उनको लेने दो, है ना, मौका मिलता है उनको, ये नहीं पता ये जवानी, तो सारे काम करने हैं उसी समय, तो सिलेक्शन भी लेना है ना, उसके बाद फिर बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, फिर जीवन कटेगा। तो जो लोग क्लास में फोकस नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रहो। और चूंकि मैं कमेंट पे भी ध्यान नहीं दे रहा, जब कमेंट में देख लूंगा तो उनका इंतजाम मैं खुद कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3-4 चीजें पूछी जाती थी, पर अब जो यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन देता है ऐसा नहीं। और सवाल है कि यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन देके आपको एक मैसेज देता है कि आप किसी भी चीज को एकाग्र होकर पढ़ने की अपने अंदर योग्यता डेवलप करिए। एकाग्र होने का मतलब जिस वक्त पढ़ रहे हो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पे, ठीक है। अब सवाल है जो यूपीएससी में पूछता है, यूपीएससी ने 2011, 12, 13 यहां तक कि 14, 15, 16, 17 तक प्रश्न देता था, सीधा वहां से प्रश्न पूछ लिया करता था। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको यह नहीं पता कि कितने क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं, 25 से 30, किसी बार 33, किसी बार 35, मतलब फ्रॉम 25 to 35 इस ड्यूरेशन में कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 प्रश्न करके पास होने हैं। कॉम्प्रिहेंशन से पास करना इतना आसान काम नहीं जितना सुनने में लगता है ना। तो मुझे बड़ा ताजुब होता है, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है यार क्या मतलब क्या जीवन है ना, ये भी नहीं पता। खैर चलिए, कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी में पूछा जाता है इसमें प्रश्न पूछेगा अवधारणा।
अवधारणा पूछेगा कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक की कौन सी अवधारणा निहित है, या उपरोक्त गद्यांश में कौन सी अवधारणा निकाली जा सकती है। तीसरा यह भी पूछ सकता है कि उपरोक्त गद्यांश से लेखक का कौन सा विचार परिलक्षित होता है ना। या यह पूछेगा उपरोक्त गद्यांश से लेखक का कौन सा विचार प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंब मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को भी क्या कहते हैं, अवधारणा। निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब होता है कंक्लूजन। निष्कर्ष में आजकल जो यूपीएससी पूछता है वो ये नहीं पूछता कि दिए गए गद्यांश से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अब वो पूछता है दिए गए गद्यांश से कौन सा सर्वोत्तम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सर्वोत्तम का मतलब क्या होता है कि सभी उत्तम है, उनमें से सबसे अच्छा वाला निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें 3 ऑप्शन के निष्कर्ष ऐसे होंगे जो कॉम्प्रेंशन से ही आएंगे, मतलब वहीं से ड्रॉ हो रहे होंगे, सही तीनों होंगे। आपको उनमें जो सबसे अच्छा है वहां तक पहुंचना है, तो निष्कर्ष हो गया। तीसरा, अवधारणा निष्कर्ष के बाद क्या होगा, अनुमान। अनुमान मतलब इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ कि दिए गए गद्यांश से कौन से अनुमान या इन्फरेंस लगाए जा सकते हैं, यह प्रश्न पूछेगा। चौथा पूछेगा तर्क। तर्क यानी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या पूछेगा कि दिए गए गद्यांश से लेखक का कौन सा तर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण तौर पर प्रदर्शित होता है, या दिए गए विकल्पों में कौन सा सर्वाधिक मजबूत तर्क उपरोक्त गद्यांश को परिलक्षित करता है। इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अब सवाल यह है कि ये है क्या जो आजकल कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है। दरअसल मैं बता रहा था 2011 से 2018 तक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन थे, 18 से थोड़ा टेक्निकल करना शुरू किया, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 18 के बाद से जितने भी ईयर हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, इन सारे ईयर्स में जो कॉम्प्रिहेंशन पूछता है दरअसल वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं, वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस एंड आर्गुमेंट, ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये सभी किसके पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग के। अब लॉजिकल रीजनिंग का मतलब हुआ जिसके पास लॉजिक होगा वही तो लॉजिक निकाल पाएगा लॉजिकल रीजनिंग को। तो जो हम लोगों ने सिलोजिज्म पढ़ा था, न्याय निगमन, वेन डायग्राम में पढ़ा था, वो भी दरअसल इसके बेसिक पार्ट है, वहां से हम लोगों ने सीखा था। हाँ मधुसूदन, मर्म भी बोलता है सर कभी कभी। हाँ बिल्कुल, मर्म की बात भी करता है। निष्कर्ष और विश्लेषण दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, निष्कर्ष अलग बात है, विश्लेषण अलग बात है। अब सवाल यह है कि इनको हम शुरू करेंगे, यानी शुरू के अब आपको यह भी बता देंगे हम पढ़ेंगे कैसे। और ज्यादातर यूट्यूब या हर जगह ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है वहां टीचर पढ़ाते कैसे हैं, पहले आप ये जान लो, फिर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि हम कैसे डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है, टीचर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करने के बाद सीधा पीपीटी बड़ी सी लगा देते हैं, यानी यहां बड़ी सी पीपीटी आ जाएगी। उसके बाद वो उसको पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ते पढ़ते जगह जगह पे अंडरलाइन कर देंगे, गोला कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे बनाते चले जाएंगे। ध्यान से सुनना। लास्ट में प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। फिर चूंकि उनको तो विकल्प पता है कौन सा है, तो फिर क्या कहेंगे, ये वाला तो निकल नहीं रहा, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला भी सीधे सीधे नहीं आ रहा, ये वाला ये यहां से आ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब वो जो कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है उसमें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, दैट नो इशू। बट सवाल है कि आपका ऑप्शन कैसे सही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में कैसे कर पाए ये इंपॉर्टेंट। मैं कितना कर लेता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या मुझे कितना पता है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सामने हम कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, या मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट होगा, और कितना आप सीख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। दरअसल यही सत्यता है, यही कारण है कि मैक्सिमम हिंदी बेल्ट और कुछ इंग्लिश बेल्ट कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में फेल कर जाते हैं। जितने अटेम्प्ट करते हैं सारे गलत हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उन्होंने इसी स्टाइल में पढ़ रखा है। तो जाहिर सी बात है जिसको आंसर पहले से पता है वो तो बता ही देगा, व्याख्या कर देगा। इंपॉर्टेंट वो है कि आपने क्या सीखा। तो अब आप क्या सीखेंगे ये हम कहां से शुरू करेंगे, ये हम शुरू करेंगे अवधारणा से। अवधारणा को इंग्लिश में कहते हैं एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है
एजम्पशन। एक कई बार एक लाइन और यूज की जाती है, धारणा। जैसे मैं आपको बताऊं, धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा मतलब होता है जो धारण की गई हो दिमाग में। जैसे कोई ऐसा सिनारियो आने पे हमें लगे कि ऐसा ही हुआ होगा, या लिखने वाले के, बोलने वाले के, कहने वाले के मन में ये रहा होगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अवधारणा पूर्व धारणा एक ही नहीं, अलग अलग। क्या सर? नहीं, अवधारणा और पूर्व धारणा बोथ आर सेम। अवधारणा पूर्व धारणा है ना, ऐसी धारणा जो पहले से दिमाग में हो। अवधारणा मतलब जो अवतरित हो रही हो, और मैंने धारणा लिख दिया। धारणा मतलब जो धारित की गई हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं धारणा का एक एग्जांपल देता हूं, सारे लोग समझ जाओगे। आप में से मैक्सिमम लोग बचपन में कभी दादी के घर गांव में, या नानी के घर, या शहर में आप रहे होंगे, देखा होगा। बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, थोड़े से खुराफाती होते हैं। सभी थे, हम भी थे, और आप भी रहे होंगे। तो बच्चा जब खुराफात करता है तो घर वाले उसको डराते हैं। कब डराते हैं? दिन में बहुत देर नहीं डराते। कोई बच्चा रात में ज्यादा खुराफात कर रहा है, जैसे छत पे भाग के जा रहा है, अंधेरे में भाग के जा रहा है, तो घर वालों को ये लगता है अंधेरे में भाग के जाएगा, सांप होगा, बिच्छू होगा, है ना। छत पे भाग के जा रहा है, सीढ़ी से गिर जाएगा। कई बच्चे जो गांव में रहते हैं यूं ही निकल जाते हैं बाबा की तरह, है ना। गांव से बाहर निकल गए, सुनसान राहों में, अंधेरी रातों में निकल जाते हैं। तो घर वाले उनको डराने के लिए उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डालते हैं। वही है उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। जैसे बता देंगे, वो जो पुरानी खंडहर हवेली है, वो जो पुराना वाला बगल में मकान दिखता है, वहां भूत रहता है, चुड़ैल रहती है, जाना मत वरना पकड़ लेगी। या कोई बहुत पुराना पेड़ है ना, बरगद का है, पीपल का है, या जो बांस होता है ना, बंबू, उसका पेड़ है घना सा, तो घर वाले डरा देते हैं, वहां मत जाना, भूत है, भूत, चुड़ैल है, चुड़ैल, है ना। हम में से जितने भी लोग हैं, हम भारतीय लोग, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है। और भूत और चुड़ैल का कॉन्सेप्ट क्या है? चुड़ैल हम सफेद साड़ी में होती है, काली साड़ी में नहीं होगी। बताते हैं कि सफेद साड़ी है, बाल जो है अजीब अजीब से होंगे, सफेद साड़ी में होगी। चांदनी रात में वैसे भी अगर बहुत दूर देखेंगे ना, जैसे चांदनी चंद्रमा हो, चंद्रमा की रोशनी हो, आप रात में चले जा रहे हो, आप बहुत दूर तक देखोगे तो आपको दिखेगा कोई सफेद साड़ी में जो है मुझे इशारा कर रहा है, आ जाओ आ जाओ, है ना। जबकि हम में से किसी ने कभी भूत नहीं देखा। भूत होते हैं कि नहीं होते ये बात का विषय है, ये उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जो लोग इस पर डिस्कस करते हैं। बट हम सब ये मानते हैं कि भूत नहीं होते। लेकिन ये क्या है? अवधारणा है। अब आप भी बड़े हो गए हैं, मैं भी बड़ा हो गया हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन आज भी अगर हम उन गलियों से गुजरें, आज भी हम उस हवेली के पास से गुजरें, तो ट्रस्ट मी, आप भूत से डरेंगे नहीं, लेकिन आपके दिमाग में उस समय कही हुई बात आएगी जरूर। इसे क्या कहते हैं? पूर्व धारणा, अवधारणा, यानी पहले से हम धारित कर चुके हैं। वो क्या है? पूर्व धारणा है। ऐसा तो आपने भी सोचा होगा। इसके अलावा पूर्व धारणा का अंदाजा कहां लगाते हैं? जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत समझते हो। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होंगे तो सामने वाला अपने हिसाब से अपनी बात कह रहा होगा। या जो फिल्मी गाने होते हैं ना, फिल्मी गानों को भी हम सुन करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेखक है वो कहना क्या चाहता है। जैसे एक फिल्म है, उसका एक सॉन्ग है, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहां कोई नहीं। ये लाइन समझना। इसका मतलब ये हुआ कि जो कह रहा है वो क्या, उससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? उसका ये कहना है कि वो ये कहना चाहता है कि इस जगह पे, इस गली में, इस क्षेत्र में एक मैं ही था या मैं ही थी जो आपकी थी, अब यहां आपका कोई नहीं है। मतलब वो इस जरिए ये बताना चाहता है कि यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, या यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, है ना। तो ये जो यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये क्या है? अवधारणा, यानी सामने वाले की बात से अंदाजा लगाना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। आपने शहर में गलियों में
जगह जगह आपने देखा वो जो पुरानी दीवारें होती है ना, पुरानी दीवारें है ना गांव में, या सड़क गली साइड में, सड़क साइड में अगर किसी की दीवार है या कोना पड़ता है ना, वहां देखो जगह जगह लिखा रहता है कृपया यहां गंदगी ना करें, कृपया यहां गंदगी ना करें, कृपया यहां गंदगी ना करें। और भी बहुत कुछ लिखा रहता है, मैं तो साहित्यिक भाषा में लिख रहा हूं, लिखा रहता है, देखा जरूर होगा आप लोगों ने। अब जब आपने देखा होगा तो अब सवाल है कि ये लाइन हमने पढ़ा, अब इस लाइन से मैं आपको एजम्पशन की दुनिया में ले चल रहा हूं। एजम्पशन किसे कहते हैं आप सीखो। लिखवाने वाले ने, देखो एजम्पशन ऐसे पकड़ते हैं जैसे बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा। एजम्पशन का मतलब यह होता है कि लिखने वाले ने या लिखवाने वाले ने वो लाइन क्यों लिखवाई या वो बातें क्यों कही, क्यों लिखी, क्यों लिखी होगी, ये लाइन क्यों लिखी होगी या क्यों लिखवाई होगी, दोनों बातें हैं। किसी ने तो लिखा होगा और किसी ने लिखवाया भी होगा। तो पहला सवाल है कि किसने इसको लिखवाया और किसने इसको लिखा, और जब वो लिखवा रहा था या जब वो लिख रहा था तो उसके मन में क्या था, उसने एक एक्शन क्यों लिया। तो पहला, लोग उस स्थान पे गंदगी करते रहे होंगे, मतलब बार बार लोग उस स्थान पे गंदगी करते रहे होंगे, वो आदमी दुखी हो गया होगा इसलिए लिखवाया। दूसरा, वो आदमी जिसने लिखवाया उसके पास अगर सिक्योरिटी की व्यवस्था होती तो इस स्थान पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देता। इसका मतलब हुआ पहली बात कि यहां पे लोग लगातार गंदगी करते हैं। दूसरा, जिसकी ये दीवार है या जो रोकना चाहता है उसके पास सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उसके पास सिक्योरिटी की व्यवस्था होती तो एक आदमी को लगा देता कि जो यहां गंदगी करे उसको 4 डंडे मारना ढंग से। तीसरी बात, लिखाने वाले ने इसलिए लिखवाया कि उसको लगा हमारे देश भारत में कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, है ना, कुछ आईएएस तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जब इसको पढ़ेंगे कृपया यहां गंदगी ना करें, उनमें से कुछ सभ्य भी होंगे तो यहां पे गंदगी नहीं करेंगे। तो ये तीनों बातें क्या है, पार्ट ऑफ एजम्पशन, यानी अवधारणा का हिस्सा है। तीनों हिस्से क्या होंगे, एजम्पशन के पार्ट होंगे। इसके अलावा और भी मैं बताता हूं। अवधारणा कहते किसे हैं, अब आप लिख लो। कुछ लोगों को बिना कॉपी में लिखे आत्मा को शांति नहीं मिलती। अवधारणा या पूर्व धारणा लिख लो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि क्लास चल रही है। तो अंदर से फीलिंग आना बड़ा जरूरी है कि क्लास चल रही है। लिखो कॉपी में, किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग अवधारणा कहा जाता है। किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग क्या कहा जाता है, अवधारणा कहा जाता है। लिख लीजिए। अब आप समझ गए, किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग। छिपा हुआ भाग का मतलब होता है जो न कहा गया हो, क्योंकि जो आपने कह दिया वो तो कथन हो गया ना। छिपा हुआ भाग का मतलब जो छिपा हुआ हो, छिपा हुआ मतलब जो कहा न गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी दिन सड़क पे आप हमें मिल गए, मान लो गर्मी का महीना है, जून का महीना है, आप मुझे सड़क पे कहीं मिल गए और आप हमसे बार बार कह रहे हो क्या बताऊं सर मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरा पूरा गला सूख रहा है ना, और आप एकदम व्यथित से दिख भी रहे हो और बार बार आप मुझसे कह रहे हो सर मेरा पूरा गला सूख रहा है। खूब ध्यान से सुनना, सीखो। आप बार बार ये कह रहे हो कि मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है सर, मैं बड़ा थका हुआ फील कर रहा हूं। आप हमसे पानी नहीं मांग रहे हो, पर मुझे अगर इसका अंदाजा लग गया कि आप बार बार कह रहे हो गला सूख रहा है, इसका मतलब आपको पानी देना चाहिए। तो जो मुझे ये पता चला कि आपको पानी चाहिए, यही क्या है, अवधारणा है। आपने मेरे से पानी नहीं मांगा, आप मेरे से कह रहे हो सर मैं थका हुआ हूं, कमजोर सा फील कर रहा हूं, मेरा गला सूख रहा है। तो आपकी इन बातों से जो मैंने अंदाजा लगाया
कि आपको पानी चाहिए, ये मेरा अंदाजा लगाना क्या है? अवधारणा है। और भी उदाहरण के एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जैसे कभी आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, अखबारों में लिखा रहता है वर चाहिए, लिखा रहता है ना, वधू चाहिए, ये भी लिखा रहता है। उसमें वर वधू वाले में अलग अलग कैटेगरी लिखी रहती है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अखबार में ये पढ़े भी होंगे 1-2 बार, मुझे पता है पढ़े होंगे, क्योंकि अखबार में निकलता इसलिए है कि लोग पढ़ें। अब आपने अखबार में देखा कि वधू चाहिए, एक लड़के की डिजाइन दे दी गई, 5 फीट 5 इंच लंबा, न पूरा गोरा न पूरा काला, मध्यम आय वर्ग, 20K पर मंथ सैलरी, है ना, उसके लिए वधू चाहिए, लिखा रहता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा, इससे क्या पता चलता है? तो पेपर में ऐड निकला है वर चाहिए वधू चाहिए, इससे पढ़ने वाला अगर कोई विदेशी यहां आए तो क्या अंदाजा लगाएगा कि भारत में लोग विवाह करना चाहते हैं? पहली बात, तभी तो ऐड दे रहे हैं। जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है, इनकी सोशल स्ट्रक्चर में पकड़ नहीं होगी, क्योंकि अगर सोशल स्ट्रक्चर में पकड़ होगी, सामाजिक संरचना में, तो रिश्तेदार नातेदार विवाह करवा देंगे, फिर अखबार में देने की क्या जरूरत थी, है ना। प्लस अखबार में पढ़ने वाला व्यक्ति यह भी अंदाजा लगाएगा कि अगर लोग अखबार में देते हैं और ऐड छपता है तो कुछ लोग इसको पढ़ते भी होंगे, कुछ लोग विवाह के लिए एक दूसरे से संपर्क भी करते होंगे, और कुछ लोगों का विवाह हो भी जाता होगा। ये सब बातें क्या है? अवधारणा का हिस्सा है। इसी तरह और भी सड़कों पे देखते होंगे, बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट भी लिखा रहता है। कभी आप दिल्ली आएंगे, मुखर्जी नगर अगर गए होंगे, अब तो धीरे धीरे स्थितियां अलग हो रही हैं, वहां गएंगे, वहां भी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लिखे लगे रहते हैं। कई जगह लिखा रहेगा क्रैश कोर्स, श्योर सर्टेन, श्योर सिलेक्शन, लिखा रहता है ऐसे ऐसे, रामबाण, एक झटके में सिलेक्शन, ऐसे सब एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, बाबा फला फला फला। तो ये क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका। यानी यहां से हम अवधारणा निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो मेरे यहां प्रवेश लीजिए, प्रवेश लें। यदि आप आईएएस बनना चाहता है तो मेरे यहां प्रवेश लें। टिक टिक आईएएस। कोचिंग का नाम है टिक टिक आईएएस, कोचिंग का नाम है टिक टिक आईएएस। आपने देखा बड़ी सी होर्डिंग सड़क पे लगी हुई है, उस पे लिखा हुआ है यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो मेरे यहां प्रवेश लें, टिक टिक आईएएस। कोचिंग का नाम क्या है? टिक टिक आईएएस। अब सवाल है कि आप मान लो दिल्ली गए, पर्टिकुलर एरिया में आप गए, तो और ये बड़े बड़े अगर होर्डिंग लगे होंगे, है ना, तो अब हमें यहां से ये निकालना है कि एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन का मतलब ये हुआ कि जिसने भी इसको लिखवाया है वो क्यों लिखवाया है, यानी क्यों लिखवाया है। अब सोचो क्यों लिखवाया होगा, अंदाजा लगाओ। पहली बात, उसने इसलिए लिखवाया होगा, वो ये जानता है कि इस एरिया में वो विद्यार्थी आते हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, तो पहला एजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा, कुछ लोग इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे, दूसरी अवधारणा हो गई। तीसरा, कुछ लोग जो इसको पढ़ेंगे वो मेरे संस्थान में प्रवेश भी करेंगे। किसके संस्थान में? टिक टिक आईएएस में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये अंदाजा लगाना क्या होता है? अवधारणा का हिस्सा होता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। स्वयं करें, कहीं पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे मान लो ये लिखा हुआ है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, चूंकि काफी देर से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं और लगभग आपको यह सिखाने की कोशिश किया कि एजम्पशन का मतलब क्या होता है, कि जो व्यक्ति कह रहा है उसने ये क्यों कहा, या जिसने लिखा है उसने ये क्यों लिखाया होगा, उस क्यों का जो जवाब है वही क्या है? अवधारणा।
तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो वो क्यों कहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजम्पशन क्या क्या होगा, है ना। पहला, कहीं पे लिखा है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब जब मैं बोलूं तो आप सुने। पहली बात, यहां लगातार चोरियां होती रही होंगी, यहां कई बार या लगातार चोरियां होती रही होंगी। दूसरी बात, चोर अभी भी यहां एक्टिव रहते होंगे, चोर अभी भी एक्टिव होंगे। अगर यह होता ना कि सारे चोर पकड़ लिए गए, सब जेल चले गए, तब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी चोर अभी भी एक्टिव रहते हों। तीसरी बात, यहां का प्रशासन आपका सामान सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होगा। आपने कभी नोटिस किया, यह आपके घर में नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि घर का जो प्रशासन है ना, यानी मम्मी पापा, उनके यहां कोई भी गेस्ट आएगा उसका सामान सुरक्षित रहेगा। अगर कोई भाई बहन चोर भी है ना, उनका बेटा बेटी, तो मम्मी पापा को पता है यही चोर ने लिया है, उसको पीट डालेंगे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो पावरफुल होता है, वहां लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके घर में आपके मम्मी पापा पावरफुल होंगे, पावर में ही होते हैं सबके मम्मी पापा, तो चूंकि वो पावरफुल है, वो किसी का भी सामान सुरक्षित करने में सक्षम है। मान लिया मैं आपके घर आया, सामान मैंने रख दिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां दीवार पे नहीं लिखा होगा अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि आपके मम्मी पापा मेरे सामान को सुरक्षित रखवाएंगे, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है डियर, कि यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा आपका सामान सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होगा। यहां चोरियां होती रही होंगी, चोर अभी भी एक्टिव रहते होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन आपका सामान सुरक्षित करने में सक्षम नहीं होगा, इसीलिए बात लिखवाई गई है। और भी अवधारणा के बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कभी आप सरकारी बस में यात्रा करो, गवर्नमेंट बस में, एसी वाली नहीं, नॉन एसी, या जो लोकल ट्रेन नहीं होती, लोकल ट्रेन, उसमें आप यात्रा करो, या जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां आप जाओ, तो जगह जगह बस में सीट के पीछे स्टिकर लगा होगा, ट्रेन में जहां हाथ धुलते हैं वहां स्टिकर लगा होगा, या जगह जगह छोटे छोटे स्टिकर चिपके होते हैं, आपने देखा होगा बस स्टैंड के आसपास, किसी किसी पब्लिक प्लेस में, या कभी किसी स्कूल में, स्कूल समझते हो, किसी स्कूल में जो बेंच होती है ना, या कॉलेज में टेबल और बेंच जिसपे लड़के लड़कियां बैठते हैं, आप उस पर कभी ध्यान से देखो। किसी संस्थान चले जाओ जहां ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हो, वहां आप देखो टेबल पे तो कुछ ना कुछ नाम लिखा रहेगा, गायत्री, कविता, कलुआ, राजू, कुछ ना कुछ लोग लिखे रहेंगे, शायरी लिख देंगे, आपने नोटिस किया होगा। इसी तरह बस में, ट्रेन में, जगह जगह देखिए छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, लिखा रहता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोन घुमाएं, है ना, लिखा रहता है बाबा फला फला फला, समस्याएं, वशीकरण, दुश्मन से छुटकारा, शत्रु विनाश, ऐसे से लिखा रहता है। वो एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? अब यहां से हम एजम्पशन निकालेंगे, तो एजम्पशन क्या निकलेगा कि जिसने एडवर्टाइजमेंट किया उसके दिमाग में कुछ रहा होगा। उसके दिमाग में क्या क्या रहा होगा कि कुछ लोग इसको पढ़ेंगे। भारत में मैक्सिमम लोग इस तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं, मनचाहा विवाह, मनचाहा प्यार, यही तो चाहते हैं। मनचाही नौकरी चाहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, है ना, क्योंकि नौकरी उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी पे आता है, जबकि नौकरी पहले नंबर पे होनी चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया मुट्ठी में। नौकरी नहीं है तो जो मुट्ठी में है वो भी निकल जाएगा। लेकिन लिखवाने वाले ने लिखवाया, और उसने ये सोच के भी लिखवाया कि कुछ लोग इसको पढ़ेंगे तो संपर्क भी करेंगे, उनका धंधा चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जहां भी देखा, जो भी देखा, जैसे समझा उससे अंदाजा लगाना। एक आखिरी बात, इसके बाद सीधा हम प्रैक्टिस पे आएंगे। जो मम्मी होती है ना, मम्मी मतलब मां, वो आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, वो अपने बच्चों के एजम्पशन की सबसे बड़ी मास्टर होती है। मां से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में एजम्पशन कोई लगा ही नहीं सकता। जैसे मान लिया आप होली, दीपावली या किसी फेस्टिवल अपने मम्मी से आप मिले और कह रहे लव यू मम्मी, प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत प्यार करती हो। मैं सबसे कहता हूं कि मेरी मां से अच्छा संसार में कोई नहीं है, मैं जो कह दूं मेरी मां वही कर देती है। जैसे ही आप ये 4-5 डायलॉग बोलेंगे तो आपकी मम्मी आपसे पूछेंगे बताओ क्या चाहिए। मतलब मां तुरंत समझ जाती है कि जो आप ये बात कह रहे हो क्यों कह रहे हो, ये दरअसल जो यही क्यों है, यही क्या है, अवधारणा। तो आज के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप सड़क पे निकलें, कहीं एडवर्टाइजमेंट लिखा हो उसे पढ़ें। ट्रेन से आप कभी गुजरे होंगे, ट्रेन से, स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है ना, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाने के लिए, तो आप देखोगे रेलवे ट्रैक के किनारे कुछ दीवारें होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, देखा ही होगा। उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है तरह तरह के, आप वो एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, उससे आप अंदाजा लगाएंगे, यानी जो लिखने वाले ने लिखा है वो क्यों लिखा होगा, यही क्या है, अवधारणा। मैं चाहता हूं आज की क्लास के बाद आप कुछ भी पढ़ें,
या आपसे कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन करे, बातचीत करे, तो आप बातचीत से अंदाजा लगा लें कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर अगर मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया एजम्पशन तो मुझे क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा, कॉम्प्रेंशन में 12 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं हर साल जो अवधारणा के होते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। दूसरा फायदा, जब आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे यूपीएससी का या पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल का या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है, सवाल और जवाब होता है दोनों साइड से। तो जब आपसे सामने वाला सवाल कर रहा होगा तो आप उसकी मेंटल कंडीशन को पकड़ लेंगे कि वो आपसे सवाल ऐसा क्यों कर रहा है, तो जाहिर सी बात आप शानदार जवाब देंगे। या इंगेजमेंट समझते हो, इंगेजमेंट जब विवाह होता है उससे पहले लड़की लड़के आजकल मिलवाए जाते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। अगर आप एजम्पशन के एक्सपर्ट होगे तो जब सामने वाला सवाल पूछेगा तो आप अंदाजा लगा लेंगे दरअसल उसके मन में क्या चल रहा है। यही अंदाजा लगाना तो क्या है, अवधारणा है। तो आप अवधारणा के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो एक तो इंटरव्यू में फायदा, हर इंटरव्यू में। दूसरा, आप प्रीलिम्स पास कर जाओगे, 12 से 15 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन के अवधारणा संबंधित होते हैं। तीसरा, अवधारणा से आप डे टू डे लाइफ में भी अंदाजा लगा लेंगे। रिश्तेदार है, नातेदार है, भाई है, साथी है, कलीग है, साथ पढ़ने वाली है या पढ़ने वाला है, सामने वाला जब भी कुछ बोलेगा ना आप उससे कैच कर लोगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दरअसल जिस दिन आप ये एबिलिटी डेवलप कर लो उस दिन आप एजम्पशन के एक्सपर्ट हो जाओगे। और जैसे ही आप एजम्पशन के एक्सपर्ट होंगे आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, है ना। आज के टाइम में कभी भी किसी से भी आप बात करें, है ना, किसी से बात करें, या मैं तो कई बार आपको बताऊं जैसे फिल्मी गाने होते हैं ना, फिल्मी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी तो मैं भूल गया था, भोजपुरी सॉन्ग, पंजाबी, हरियाणवी, ये जो सॉन्ग होते हैं गाने, आप इनके लिरिक्स पे ध्यान दोगे ना, लिरिक्स पे जो शब्द होते हैं ये अपने आप में एजम्पशन के सबसे बड़े एग्जाम्पल होते हैं। आप इनके आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हो कि एजम्पशन का मतलब क्या होता है। जैसे कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी, वो उसमें कुछ सॉन्ग ऐसा था, शायद मैं किसी वीडियो में बता भी चुका हूं कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। ध्यान से सुनना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। यानी नायक जो है लड़का नायिका से कह रहा है, लड़की से, कि तेरे वास्ते यानी तुम्हारे लिए, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। कभी घर में आलू खरीद के नहीं लाया होगा, लेकिन तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, और चांद तो ले ही आएगा, साथ में 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, यानी सितारों को भी बांध लाऊंगा। मतलब तुम्हारे लिए मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। अब अगर वो नायक नायिका से बात कह रहा है तो नायिका अंदाजा तो लगा ही सकती है कि क्यों कह रहा है। प्रभावित करना चाहता है, विवाह करना चाहता है ना। और उसके बाद अगली लाइन में भी बोलता है कि चांद तारों से कहो वो ठहरे जरा, यानी रुक जाएं। चांद तारों से कहो वो ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद लाऊंगा। अब सोचिए, इस गाने को कोई भी सुनेगा तो ये अंदाजा लगा सकता है कि जो नायक है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो दरअसल जब आप किसी से कम्युनिकेशन करें और सामने वाले के दिमाग का अंदाजा लगाने तो इसे क्या कहते हैं, अवधारणा। अब मैं समझता हूं कि मैंने अवधारणा के आज बहुत से एग्जाम्पल आपको दिए और तरह तरह के एग्जाम्पल दिए, और लगभग अब आप समझ गए होंगे कि अवधारणा क्या है। अब हम सीधा चलते हैं कुछ उदाहरण की दुनिया में, एग्जाम्पल की ओर लेकर के। ठीक है, आपको मैं कुछ उदाहरण की ओर ले चलता हूं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे। ये जो मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बड़े कॉम्प्रिहेंशन है। बड़े कॉम्प्रिहेंशन वाले तो हम लोग लास्ट की क्लास में करेंगे। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप ये अंदाजा लगाओगे कि अवधारणा होती क्या है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को आप सीधा अवधारणा पे आ जा रहे हो ना, जो दोनों ऑप्शन दिया है, आप केवल स्टेटमेंट को पढ़ो। कथन है, कथन मतलब ये एडवर्टाइजमेंट है। ये कोई व्यक्ति कह रहा है या एडवर्टाइज कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, कह रहा है विटामिन ई की गोलियां। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। और ध्यान देना, जो स्टेटमेंट है दो हिस्सों में है। विटामिन ई की गोलियां रक्त संचार में सुधार करती हैं। एक लाइन ये है, यानी सामने वाला ये मैसेज देना चाहता है कि जो विटामिन ई की गोली है वो रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करती है। सुधार का मतलब इंक्रीमेंट करती है, बढ़ाती है। ठीक है, और इसके बाद वो अगली लाइन में क्या कह रहा है, और आपके रंग को चमकदार बनाए रखती है। जिसके इम्यूनिटी में, मतलब शरीर में विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होगी, सच है ये, तो उसकी स्किन ग्लो ज्यादा करेगी।
समझना आप। ये पार्ट 2 हिस्से में है। विटामिन ई की गोलियां रक्त संचार में सुधार करती हैं। यानी आपको मैसेज देना चाहता है कि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो आप विटामिन ई की गोलियां ले सकते हैं। दूसरी बात, यह आपके चेहरे को चमकदार बनाए रखती है। उसने 2 बातों पे फोकस किया, एक तो रक्त संचार सुधार में और दूसरा रंग की चमक पे। यही एडवर्टाइजमेंट अखबार में निकला है। इसका मतलब लोग रंग में चमक पसंद करते हैं। बिल्कुल सही अवधारणा है, तभी तो उसने चमक पे फोकस किया। और दूसरा भी, रक्त संचार के अभाव में चमक फीकी पड़ जाती है, यह भी सही है, क्योंकि उसने मैसेज दिया ना कि विटामिन ई की गोलियां रक्त संचार में सुधार करती हैं। यानी वो आपको बता रहा है सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन कम होगा तो चमक नहीं होगी। तो बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। ये पढ़ो बच्चा, ये वाला सेकंड वाला। सरकार ने रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को, है ना, 1 लाख रुपए की दर से मुआवजा देने का निर्णय किया है। अब सरकार ने मुआवजा देने का निर्णय क्यों किया? सरकार के पास मुआवजे की वजह से हुए खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि है। पहला एकदम सही है। आप एक बात याद रखना, सरकार कोई भी पैसा दे रही है, कोई भी पैसा, वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, अगर सरकार किसी को कुछ भी दे रही है एक्सीडेंट के बाद या मुफ्त में कोई काम चीज दे रही है, तो वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो आपका ही पैसा है और उसकी भरपाई के लिए टैक्सेशन की व्यवस्था होती है। तो सरकार के पास मुआवजे की वजह से हुए खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि है। तो पहला तो एकदम सही है, पहला। दूसरा, निकट भविष्य में रेल दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। मुआवजा देने का दुर्घटनाओं से कोई लेना देना नहीं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। तो आंसर विल बी फर्स्ट, विल बी फॉलो। ये पढ़िए, प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को कक्षा में सतर्क रहने के लिए कहा। क्यों कहा? कहा इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को परेशान करें। होता ही ऐसा है, देखते ही होंगे। अध्यापक स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे और वे शरारती विद्यार्थियों को पहचान लेंगे। बिल्कुल सही है, तभी तो प्रधानाचार्य ने कहा। यानी प्रधानाचार्य को यह विश्वास था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। उन्हें विश्वास था कि मैं आदेश करूंगा तो टीचर ये स्थिति को संभाल लेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। कभी नहीं करेंगे। जो शरारती होता है ना, खुराफाती, वो चाहे ऑनलाइन क्लास में हो चाहे ऑफलाइन में, उसे बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसके खुराफात को कोई रोके। ये अलग की बात है, टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन की लायबिलिटी होती है कि जो टेढ़ा है उसे भी सीधा रखे, है ना। वो नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। जो टेढ़े हैं वो मेरे नहीं है, जो सीधे हैं वो मेरे हैं, और जो टेढ़ा है उसे सीधा करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह अगला प्रश्न, इसको देखिए। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। ध्यान देना, मतलब विद रीजन है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, स्टेटमेंट विद रीजन, मतलब ऐसा कथन जो कारण सहित है। कारण क्या है? कि विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसका मतलब जो व्यक्ति ये आदेश पारित कर रहा था या जो व्यक्ति ये सुझाव दे रहा था, उसके दिमाग में 2 बातें रही होंगी। पहली, कि मध्याह्न भोजन अगर उपलब्ध कराएंगे बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करेगा, है ना। क्योंकि ज्यादातर बच्चे आज भी हमारे देश में, जब से ये मध्याह्न भोजन चल गया, मिड डे मील ठीक है, नहीं क्या होता था, बच्चे स्कूल जाने से घबराते थे, क्योंकि जाएंगे फिर 5 घंटे 6 घंटे रहेंगे, भूख लग जाएगी, भाग भाग के आना पड़ेगा। अब तो खैर समय बदल गया है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच लेके जाते हैं। सरकारी स्कूल में ऑलरेडी दोपहर की व्यवस्था हो गई है। और दूसरा, कहने वाले के दिमाग में यह भी था कि जो बच्चे अच्छे भोजन से अन्यथा वंचित रहते हैं, बहुत से ऐसा गरीब परिवार है गांव में, शहरों में भी गरीब बस्तियां हैं बहुत सी, जहां बच्चे अच्छा भोजन नहीं पा पाते क्योंकि उनके माता पिता के संसाधन सीमित हैं। तो जो सरकार ये मध्याह्न मिड डे मील चला रही है, ये तो हमारा आपका ही पैसा है, हम लोग टैक्स पे करते, उसी से होता है। तो हम टैक्स पेयर यदि हमारे पैसे से
हमारे समाज के उन वंचित और निम्न वर्गों को, उन बच्चों को जिनके पास भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, यदि उन्हें भोजन मिलता है तो ये अपने लिए भी गर्व की बात है कि सारे बच्चों को मिल रहा है। और जब बच्चा अच्छा भोजन करेगा, जब अच्छा भोजन करेगा तो खुशी खुशी दूसरे दिन भी जाएगा। जब स्कूल जाएगा भोजन के नाम पे ही सही तो थोड़ा बहुत सीख के आएगा, पढ़ के आएगा। और हमारे समाज का जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा सीखेगा, सबका बौद्धिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, तो मुझे लगता है समाज भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। और सबको यही लगता है और लगना भी चाहिए। तो जो बच्चे अच्छे भोजन से अन्यथा वंचित वे विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। दैट मीन्स बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। अगला प्रश्न आपकी सेवा में। रेलवे अधिकारियों ने 10 नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं, है ना। अब रेलवे अधिकारी, उनके पिताजी की तो ट्रेन है नहीं, शुरू करेंगे। हमारा आपका पैसा है, गवर्नमेंट का काम होता है संसाधनों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके आम जन की सुविधा तक पहुंचाना। रेलवे अधिकारियों ने 10 नई ट्रेन रेलगाड़ियां शुरू की हैं। और याद रखना, रेलगाड़ियां हवा में नहीं शुरू होती। गवर्नमेंट की हर चीज की पॉलिसी होती है ना। जैसे कहीं किसी रोड पे ज्यादा आवागमन होगा तो उसको हाईवे बना दिया जाएगा, वो साइड बना दिया जाएगा, चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। या जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कहीं पर शुरू में नदी पे पुल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोग डिमांड करते रहते हैं। जब उधर ट्रैफिक बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट पुल बनाती है। तो 10 नई रेलगाड़ियां शुरू की और पहले से चल रही 14 रेलगाड़ियों की यात्रा आवृत्ति बढ़ा दी। यात्रा आवृत्ति का मतलब होता है फेरे। जैसे कोई ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली दिन में 1 बार जाती थी, तो अब 2 बार जाएगी। क्या कहेंगे? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। और अगर ये दोनों काम किए गए तो क्या रहा होगा? मौजूदा रेलगाड़ियां सभी सवारियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं है, तभी तो उनकी आवृत्ति बढ़ाई गई है। नई और अतिरिक्त रेलगाड़ियों में पर्याप्त सवारियां होंगी जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम बनी रहेंगी। बिल्कुल, दूसरा भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट ले आएगी तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो होगा ही होगा। आप आईएएस तैयारी कर रहे हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, जहां पे आप पॉलिसी में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम ले आएगी तो उसके आगे पीछे सोच के ही ले आएगी। हाँ, कुछ वेल्थ वाले होते हैं, जैसे मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न भोजन में भी गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है क्या, कि हमारे समाज का जो वंचित तबका है, गरीब तबका है, उनके बच्चे भी वहां आएंगे, पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे तो समाज अच्छा होगा। भाई, किसी समाज के सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज अच्छा होगा। समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। तो पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। इसको देखिए, ये वाला प्रश्न। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद का प्रयोग करें। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ध्यान देना, ये 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद का प्रयोग करें। यानी जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया है उसके दिमाग में यह बात है कि लोग अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तभी तो एडवर्टाइज किया। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है। इसका मतलब जहां यह एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, उस समाज के लोग या उस जगह के लोग ये मानते हैं कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित, यानी जिसे कहते हैं नेचुरोपैथी, है ना, वो अच्छी होती है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसका मतलब लोग ये भी चाहते हैं कि उनके जीवन में जो भी चीज वो खाएं, पिएं या यूज करें, उसका साइड इफेक्ट ना हो। प्रतिकूल प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट ना हो। सो देखते हैं, लोग सामान्यतः ऐसा चिकित्सीय उत्पाद चुनते हैं जो उपयोगी हो और जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो। बिल्कुल यही सोच के तो उसने एडवर्टाइजमेंट दिया है। बच्चे की स्मरण शक्ति में सुधार को कई माता पिताओं द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी सही है। कई माता पिता बेचारे अपने बच्चों को लेके भटकते रहते हैं। कई माता पिता इस बात से चिंतित होते हैं कि उनके बच्चे की याददाश्त वापस ही नहीं आ रही है। कई माता पिता बेचारे इस बात से चिंतित होते हैं कि उनके बच्चे की जो मेमोरी कैपेसिटी है बहुत स्ट्रांग नहीं है, कहते हैं थोड़ा सा वीक है। जैसे आप घर में 3-4 भाई बहन होंगे ना, तो आपके मम्मी पापा कहेंगे ये वाला तो ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ठंडा टाइप का है ना। ये बड़ी वाली जो बिटिया है ना बहुत टैलेंटेड है, पर ये जो छोटकी है ना, छोटकी, ये थोड़ा सा स्लो है, कहते हैं लोग, अपने मम्मी पापा ही कहते हैं। तो यदि सारे माता पिता को यह मिल जाए कि कुछ ऐसा उत्पाद है मार्केट में जिसका साइड इफेक्ट नहीं है और जिसको खाने से सबकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, यानी जो मतलब उन्हें सब कुछ याद रहेगा, देखते ही याद हो जाएगा, विवेकानंद जी की तरह केवल बुक्स के पेज पलटते जाएंगे, कंसंट्रेट होकर देखते हुए सब कुछ याद हो जाएगा, तो हर माता पिता ये चाहता है। और कई बार तो हमारे भी लाइफ में कहीं एजुकेशन सेमिनार होता है तो कई माता पिता बेचारे लेके आ जाते हैं,
कि साहब देखिए मेरे बच्चा है, इसकी याददाश्त चली गई है। अब मैं इसी पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, ठीक है, फिर क्लास कंटिन्यू रहेगी। एक बार हरियाणा में था, तो वहां एक एजुकेशनल सेमिनार हुआ, तो मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा हमारे जीवन में क्या बदलाव कर सकती है। तो काफी देर तक लेक्चर चला। फिर मैंने कहा कि जो लोग सेटिस्फाई हो वो जा सकते हैं, जिन लोगों को कुछ अलग से पूछना हो तो मैं बगल बैठा हूं, आप एक एक करके पूछ सकते हो। तो मैं बगल बैठ गया, तो 15-20 लोग बैठ गए अपने बच्चों के सहित। कोई बता रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कॉमर्स से पढ़ाई करे। हमने कहा वो क्यों? क्या उससे ये बैंक में नौकरी पाएगा। हमने कहा बैंक में नौकरी ही क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा क्यों नहीं चाहेंगे सर जी, सारा पैसा तो बैंक में ही होता है। हमने कहा वाह क्या बात है। तो कोई कह रहा था कि हमारी जो बेटी एयर होस्टेस बनना चाहती है, हम ये कोर्स करना चाहते हैं। कोई कह रहा था कि हम चाहते हैं ये जो मेरा राजू है इसको जोड़ना घटाना नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूं इसको पीसीएस की तैयारी करवा दूं। अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। तो जब सब लोग ओपिनियन देके चले, एक आदमी बैठा था और उसका लड़का बड़ा स्मार्ट सा, स्मार्ट का मतलब बड़े बड़े बाल यहां अमिताभ बच्चन की तरह जैसे पहले रखते थे, रखे हुए बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, सर झुकाए था। जब सब चले गए तो हमने पूछा भाई बताइए क्या मामला है। तो उसने कहा सर मेरे बेटे की याददाश्त चली गई है, इसको कुछ याद नहीं रहता। हम कहा कैसे? क्या नहीं, इधर 5-6 महीने से क्या होता है, इसको आलू लेने को भेजो तो टमाटर लेके आता है, एक दिन इसकी मम्मी ने सेब लेने भेजा या अमरूद लेके आया, दूध लेने भेजो तो सरसों का तेल लेके चला आता है। कहता है मुझे याद ही नहीं था। और तो और आज से 15-20 दिन पहले इसके मामा आए, वो दरवाजे की बेल बजा रहे थे, इसने खिड़की खोला और उनको देख के पूछा कौन हो, यहां कैसे आए हो। कहा सर तब भी ठीक था, मामा को नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। परसों रात मैं आया 9 बजे, मैं इसका पिता, मैंने जैसे ही बेल बजाई इसने खिड़की खोला, कहा आप कौन है, किससे मिलना है आपको। तो मैं समझ गया इसकी याददाश्त चली गई है। अब ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं उनके पिता के ऊपर गुस्सा हो गया। मैंने कहा बताइए क्या करता है लड़का? कैसा आप 12th पास किया है, अभी जिम वगैरह जाता है, अब इसका सोच रहा हूं ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दूं, कुछ पढ़ लिख ले, कम से कम पटवारी भी हो जाएगा तो काम चलेगा। हमने कहा बताइए यही आप गलत काम कर रहे हैं इसके साथ। ये इतना स्मार्ट लड़का, मॉडल लग रहा है, मॉडल। ये धरती पे राज करने के लिए पैदा हुआ है, धरती का बोझ ढोने के लिए पैदा नहीं हुआ। बॉलीवुड में हॉलीवुड में कोई ऐसा हीरो नहीं जो इसके सामने टिक पाए। ये साक्षात मॉडल लग रहा है, करोड़ों अरबों का मालिक हो सकता है, ये इंडिया का फेम हो सकता है। आप इसको पढ़ने को बोलते होंगे। कहा साहब एक ही लड़का है, मैं पढ़ने को बोलता हूं। अच्छा जब मैं ये बोल रहा था कि ये हीरो है, मॉडल है, तो उसके शरीर में थोड़ी सी जान आई, वो जो सर झुकाया था सर ऊपर कर लिया। अब मैं समझ गया कि थोड़ा थोड़ा काम सही हो रहा है। फिर मैंने उनके पिता से कहा कि दिल्ली में एक है एनएसडी, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा, उसके डायरेक्टर मेरे परिचित हैं, मैं इस बच्चे को वहां एडमिशन करवाऊंगा। ये 6 महीना एक्टिंग का कोर्स करेगा, उसके बाद ये सीधा मुंबई में लॉन्च होकर हीरो बनेगा, इसकी भी फिल्म आएगी DDLJ पार्ट 2। अब वो लड़का जो थोड़ा सा उठा था अब एकदम सीधा होकर बैठ गया। फिर मैंने उनके पिता से कहा लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी याददाश्त जा चुकी है। वहां जब ये जाएगा एडमिशन की तो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में फिल्मों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अब जब इसकी बेचारे की याददाश्त ही चली गई तो कैसे बता पाएगा। इतने में लड़का बोला कि नहीं सर जी आप हमको ले चलिए, मैं इंटरव्यू दे दूंगा। हमने कहा कैसे दोगे, तुमसे सवाल पूछेंगे ना। तो कहा सर आप पूछिए। हमको मैं पूछूं, कहां पूछिए। हमने कहा एक बात बताओ, 5-6 महीने पहले तुमने कोई फिल्म देखी थी? उसने कहा हाँ सर मुझे याद है। हमने कहा बताओ। उस समय सुल्तान आई थी, सलमान खान की मूवी। कहा सर मैंने देखी थी सुल्तान मूवी। हमने कहा वाह, हीरो कौन था? कहा सलमान खान। मैंने पूछा हीरोइन कौन थी? तो कहा अनुष्का शर्मा। कहा बहुत अच्छा। हम कहा लेकिन बेटा वो लोग तुमसे एक आध गाना गाने को भी कहेंगे ना, सॉन्ग गाओगे, एक्टिंग करोगे तब। इतने में खड़ा हुआ, बाल पे ऐसे हाथ फेर करके, और वो फिल्म है ना जग घूमिया, वो गाना है ना जग घूमिया थारे जैसा न कोई, तुरंत ये लाइन गाया और वैसे जैसे सलमान खान कूद के ऐसे गिरता है ना जमीन पे, वैसे एक्टिंग कर दी। हमने कहा वाह। मैंने उनके पिता से कहा बधाई हो, आपके बेटे की याददाश्त वापस आ गई। तो कई बार जब हमारे मन का काम नहीं होता तो हम गधे लगते हैं, घर वालों को उनके टास्क पे सेट नहीं होते। लेकिन जब अपना व्यक्तिगत का कहीं रुचि होती है ना, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, एटीट्यूड, जो अपने विचार, जो अपने को पसंद हो। अभी घर वाले पढ़ने को कहते हैं, नींद आने लगती है, लेकिन अगर कहीं आपका कोई सिस्टम सेट हो और आपको वहां जाना हो, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप रात भर जगोगे। कहीं कोई प्रोग्राम हो जाए, किसी हीरो हीरोइन का डांस का प्रोग्राम हो, वहां आप रात भर जग लोगे। लेकिन ऐसे ही बुक खोलते ही कईयों को नींद आ जाती है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि इंटरेस्ट कैसे हो। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि हमारा इंटरेस्ट कहीं भी हो, हम अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर सकते। जैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, वैसे इंटरेस्ट भी कन्वर्ट होता है। आप एजुकेशन में इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लो, अपने आप चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, आज आपने क्या सीखा? अवधारणा सीखा। अवधारणा किसे कहते हैं? हर तर्क का छिपा हुआ भाग क्या कहा जाता है? अवधारणा।
यानी कहीं कुछ लिखा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, या कोई कुछ बोल रहा है, या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो लिखने वाले ने, कहने वाले ने या लिखवाने वाले ने क्यों कहा, इसे क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, बहुत पहले मैंने एक कहानी और भी बताई थी, वो तोता वाली, पैरेट वाली, कुछ क्लास में बताया था कि समझ तो गए ही होगे। तो जो समझ तो गए ही होगे, ये क्या है, अवधारणा है। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे आनंद से क्लास को सीखा होगा।